तो बच्चों अब इस वीडियो में अपन देखते हैं गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या है। According to Gauss theorem, the total electric flux emitted any closed surface is always equal to 1 upon epsilon 0 times of charge placed inside the closed surface. This is Gauss theorem. Gauss theorem बच्चों ये बोल रहा है कि यदि कोई क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी बाहर निकलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है ये होता है 1 अपॉन epsilon 0 टाइम्स ऑफ Q। कौन सा Q? जो इस क्लोज सरफेस के अंदर हो। According to Gauss theorem, the electric flux through any closed surface it is always equal to 1 upon epsilon 0 times of charge placed inside the closed surface। किसी क्लोज सरफेस के अंदर यदि Q चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। phi is equal to 1 upon epsilon 0 times of Q। कौन सा Q? जो क्लोज सरफेस के अंदर है। तो ये जो गॉस थ्योरम है ये हमको प्रूफ भी करना पड़ता है। जो मैंने आपको बोला वो डेफिनेशन यदि आप लिख लेंगे तो थ्योरम आप एग्जाम में लिख सकते हैं। According to Gauss theorem, the total electric flux through any closed surface it is always equal to 1 upon epsilon 0 times of charge placed inside the closed surface. That is phi is equal to 1 upon epsilon 0 times of Q. This is Gauss theorem. अब next proof, तो proof देना पड़ेगा। प्रूफ देने के लिए आप इस तरीके से क्लोज सरफेस लीजिए और इस क्लोज सरफेस पर ये स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए और इस स्मॉल एलिमेंट से इस स्मॉल एलिमेंट को नेम दिया P। यहां पर इस चार्ज Q की वजह से डेफिनेटली इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट P का चार्ज से डिस्टेंस R। जबकि ये स्मॉल सरफेस दिख रहा है इसका एरिया भी होगा, स्मॉल एरिया होगा सपोज ds और इनके बीच का एंगल सपोज थीटा। तो इस स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P d phi is equal to E dot ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट P, तो क्या बोलना पड़ेगा बच्चों? d phi is equal to E dot ds। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पर उसके पहले यदि चाहो तो ऐसा लिख सकते हो d phi is equal to E ds cos theta। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू closed surface
तो phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। आपको मालूम है इस स्मॉल एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, स्मॉल एलिमेंट डी फाई, पूरे सरफेस से कितना निकलेगा, इस डी फाई का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, तो ये सारे स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समेशन कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी फाई, समेशन को अपन इंटीग्रेशन होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की जगह आप लिख सकते हो आप e ds cos थीटा, या फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये E जो है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हम लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q upon r square into ds cos theta। इसका मतलब phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught integration ds cos theta upon r square। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, या पिछले वीडियो में आपको समझाया था, इंटीग्रेशन ds cos theta upon r square होता है सॉलिड एंगल d ओमेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे d ओमेगा, ये जाएगा q upon 4 pi epsilon naught, इंटीग्रेशन d ओमेगा मतलब टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म बाय क्लोज सरफेस एट q, तो ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये होगा 4 pi इंटीग्रेशन डी ओमेगा मतलब टोटल सॉलिड एंगल, और टोटल सॉलिड एंगल क्लोज सरफेस से कितना बनता है 4 पाई, कंप्लीट स्फीयर का केस बताया, तो 4 पाई कैंसिल, पाई इज इक्वल टू 1/f² टाइम्स ऑफ q। प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया कि किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा 1/f0 टाइम्स ऑफ q। व्हाट इज q? चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब बच्चों ये जो गॉस थ्योरम मैंने बताया है इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, तो यदि हम इसमें से फर्स्ट केस देखते हैं तो फर्स्ट केस होगा when q1 q2 q3 dash 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 charges placed inside the closed surface। First case, when q1 electric flux through closed surface, when q1 q2 q3 and so on charges placed inside the closed surface। यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कई चार्जेस है q1 q2 q3 q4 q5, तो क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। तो बहुत सिंपल आप समझे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैं पहले ही समझा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जैसे आप 2 जूल वर्क करते हैं और बाद में 3 जूल वर्क करते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, तो 2 + 3 5 ऐड करते हैं। यदि नेगेटिव वर्क किया तो 2 + -3 ऐसा करते हैं विद साइन। यहां भी मान लीजिए q1 चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है 5 q2 चार्ज की वजह से 5 q3 चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है 5 तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 5 = 5 + 5
plus phi 3 and so on. What is phi 1? Electric flux through closed surface due to first charge. What is Q2? What is phi 2? Electric flux through closed surface due to Q2 charge. Similarly, phi 3. So by Gauss theorem, phi 1 होना चाहिए 1/ε0 times of Q1. phi 2 होना चाहिए 1/ε0 times of Q2. phi 3 होना चाहिए 1/ε0 times of Q3 and so on. तो फिर phi is equal to 1/ε0 times of Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. Means phi is equal to 1/ε0 times of summation of Q. तो कभी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड कैलकुलेट करना हो तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ Q, चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब डायरेक्ट ऐड कर दीजिए विद साइन। जैसे Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है और Q3 की वैल्यू -6 माइक्रोकूलम है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ 4 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस -6 माइक्रोकूलम। साइन लेना पड़ेगा। सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed surface when charge placed outside the closed surface. Electric flux through closed surface when charge placed outside the closed surface. तो बच्चों ये क्लोज सरफेस है और इसमें चार्ज जो है वो हमने बाहर लिया है। अभी तक तो अंदर चार्ज देते थे तो क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते थे हम, phi is equal to 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। लेकिन अब चार्ज बाहर है। यदि चार्ज बाहर है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से जाएगा, इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से। इस चार्ज की वजह से यहां से डिस्टेंस r1 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होने की वजह से ज्यादा होगी। सपोज इंटेंसिटी है इसकी E1, ये सरफेस एरिया है इसका ds1, इनके बीच का एंगल है सपोज θ1। ये पार्ट बड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, डेफिनेटली चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज R2, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इस सरफेस का सरफेस एरिया ds2 और यहाँ का एंगल θ2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटर कर रहा है वो d∅1 और जो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो d∅2। जो इंटर करता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जो बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो नो डाउट आप बोलेंगे d∅ इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅1 प्लस d∅2 या d∅ इज इक्वल टू माइनस
D51 आप क्या बोलेंगे, E1 डॉट DS1, और D52 क्या बोलेंगे आप, E2 डॉट DS2। तो D5 इज इक्वल टू माइनस E1 डॉट DS1 क्या होगा बच्चों, E1 DS1 cos थीटा 1, E2 डॉट DS2 E2 DS2 cos थीटा 2। अब D5 की वैल्यू रख दो, तो माइनस E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1 स्क्वायर। भाई इस पॉइंट चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होती है, E1, और E1 की वैल्यू क्या बोलोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर इनटू DS1 cos थीटा 1 प्लस E2 की वजह से क्या बोलोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R2 स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो सेम है और यहाँ से R2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R2 स्क्वायर। इसके आगे क्या बचा, DS2 cos थीटा 2, या इसी को बोल सकते हैं D5 इज इक्वल टू, स्वाभाविक है इसको, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू DS1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर। आप चाहते हैं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल ले दोनों में से, तो माइनस DS1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर, और वहां बचता प्लस DS2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसका मतलब D5 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये बच्चों सॉलिड एंगल दिख रहा है आपको, DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो किससे बन रहा है, फर्स्ट सरफेस से यहां पर d ओमेगा, और सेकंड सरफेस उससे सॉलिड एंगल यहां पर सेम बन रहा है, तो आप यहां पर भी लिखेंगे d ओमेगा, इसकी जगह भी लिखेंगे d ओमेगा। सॉलिड एंगल तो सेम है, लेकिन यहां माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल, D5 की वैल्यू 0। जिसका मतलब ये हुआ कि क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है वो केवल उस चार्ज की वजह से निकलता है जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होता है। यदि चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास नहीं होगा। कितना होगा, 0। पर बच्चों ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने ये पूरा प्रूफ करवाया है। अदरवाइज यदि डायरेक्ट समझाना होता तो मैं 1 सेकंड में आपको समझा देता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा, आप खुद ही समझो। ये चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, इसमें इंटर कर रहा है और इससे बाहर निकल रहा है। जितना इंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकलेगा। जो इंटर कर रहा है वो नेगेटिव और जो निकल रहा है बाहर वो पॉजिटिव, और इक्वल है। तो मान लीजिए φ1 की वैल्यू -10 थी, φ2 की वैल्यू +10 रहेगी, तो -10 + 10 = 0। तो हम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो 1 सेकंड में बोल सकते हैं यदि चार्ज बाहर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। पर चूंकि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, आपको प्रॉपर प्रूफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये आपको पूरा प्रूफ समझाया है।
तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए फिर से स्क्रीन से हट गया हूं, ताकि यदि आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो आप बना सके वीडियो को पॉज करके। ये बच्चों अपन ने देख लिया गॉस थ्योरम और इसके दोनों स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस भी मैंने बताया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस when many charges placed inside the closed surface, when many charges q1 q2 q3 and so on placed inside the closed surface. And second case, electric flux through closed surface when charge placed outside the closed surface. अब बच्चों इसके बाद मुझे एक्चुअली में ये जो गॉस थ्योरम है उसकी आपको एप्लीकेशंस करवानी है। तो एप्लीकेशंस करवाने से पहले एक टर्म मुझे और समझानी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी जो होता है इसको हम लोग बच्चों लैम्डा से भी, रो से भी और सिग्मा तीनों चीज से डिनोट करते हैं। ये तीनों ही ग्रीक लेटर हैं और ये बहुत सिंपल है। जैसे डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, भाई डेंसिटी आज तक आप सुनते आ रहे हो, डेंसिटी किसी बॉडी की किसी सब्सटेंस की डेंसिटी तो आप सिंपल बोल देते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसके यूनिट वॉल्यूम का मास। और यदि फॉर्मूला बोला जाए तो आप बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे ही चार्ज डेंसिटी होता है, पर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम तो होता ही है, पर चार्ज अपॉन एरिया भी होता है और चार्ज अपॉन लेंथ भी होता है। ये चार्ज डेंसिटी जो है वो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करता है। यदि कोई कंडक्टर वायर के फॉर्म में है, उसके पास में लेंथ है और उसको आपने चार्ज दिया है तो इसकी चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई एल लेंथ पर यदि क्यू चार्ज तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज क्यू बाय एल। यदि ये शीट के फॉर्म में है और इसका एरिया ए है और इसको आपने चार्ज क्यू दिया है तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई सॉलिड नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो इनसाइड में रह जाता है, सरफेस पर नहीं आता। यदि मेटल स्फीयर लोगे, सॉलिड स्फीयर मेटल, तो उसमें चार्ज इनसाइड में नहीं जाएगा, वो पूरा कहां जाएगा, सरफेस पर जाएगा। तो नॉन कंडक्टर में चार्ज इनसाइड में रहता है, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बोलोगे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जबकि यदि स्फेरिकल कंडक्टर रहेगा मेटल का, आपको देखते हो ना आयरन बॉल छर्रे, तो उसमें क्या रहता है कि वो पूरा मेटल का, तो यदि आप उसमें चार्ज दे भी दोगे तो पूरा सरफेस पर आ जाएगा। तो वहां पर आप बोलोगे तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होगा, क्योंकि वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है, एरिया पर है। तो बच्चों ये जो चार्ज डेंसिटी मैं बता रहा हूं आपको, इसकी डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। It is denoted by lambda, sigma or rho. It is depends on the shape of a conductor. इसके बाद जो आता है आपका, अब मुझे आपको बताना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।